नमस्कार, अवध खबर में आपका स्वागत है। मैं अवनीश। आरआरबी एनटीपीसी के नतीजों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बेरोजगार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। वही बेरोजगार जो सरकार को तब याद आता है जब चुनाव आते हैं, और बाकी राजनीतिक दलों को भी तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं। ऐसे बेरोजगार युवा जो बरसों एक अदद नियुक्ति का इंतजार करते रहते हैं, और जब परीक्षाएं हो जाती हैं तब नतीजों का, और नतीजों के बाद धांधली, विरोध प्रदर्शन और कोर्ट कचहरी। हर बार एक ही कहानी। कैसा होता है इस कहानी की किरदार यानी बेरोजगार युवा का जीवन? कैसे जूझते हैं वो अपनी रोजमर्रा की हताशा और निराशा से? आज की बातचीत का विषय यही है। इस समय जो है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है देश में, और इससे जी। सबसे ज्यादा प्रभावित यही युवा वर्ग है जो इलाहाबाद, पटना, कोटा और तमाम शहरों में रह के तैयारी करता रहता है एग्जाम्स की। और परेशानी ये है कि ये जो वर्ग है, जब ये दो ही वक्त में, दो बार केवल दो ऐसे मौके होते हैं जब लोगों की निगाह इस पर पड़ती है, जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहा होता है या फिर जब चुनाव होते हैं और घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, तभी पॉलिटिकल पार्टी की उन पे निगाह पड़ती है। मुझे मतलब ये जो तैयारी करना और ये तैयारी करने का जो जीवन है, इसके जो संघर्ष हैं, मुझे इसके बारे में आप बताइए। मैं मतलब धर्मेंद्र, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप इस इंटरव्यू में शामिल हैं, लेकिन आपका फीडबैक बहुत कम आ पा रहा है। मुझे अपने बारे में बताइए। आपने बताया 2016 से तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम्स दिया होगा आपने। तो ये पूरा का पूरा मतलब ये जो जीवन है तैयारी का, ये कितना, ये बहुत आसान जीवन है या कठिन जीवन है? आपको निराशा भी होती होगी अगर एग्जाम्स टल जाते होंगे, पेपर लीक हो जाते होंगे, तो इन सब चीजों से आप पर क्या गुजरती होगी? और उससे भी ज्यादा जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप लोग अपना, आपकी जो रोजमर्रा है वो कैसे आप लोग जीते हैं, और भी जो चीजें हैं, आपकी फैमिली है, माँ बाप हैं, उन लोगों का क्या है, उस पर भी प्रेशर होता होगा। और उम्र गुजर रही है तो एक और अपने आप को सेटल करने का भी प्रेशर होगा। तो मतलब ये इसी आप यहीं से शुरू करिए पहले अपना, आप अपनी जो आपकी तमाम जो एग्जाम्स देते रहते हैं उसमें सफलता और विफलता जो भी है उस पर आपका क्या रहता है रवैया? सर देखिए, पहले तो तैयारी क्या मतलब कि एक घर से एक मतलब हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से रहते हैं सर, पहले तो यही बात है। तो हम लोग को एक लिमिटेशन दी हम्म। जाती है फैमिली से, भैया इतना साल आपको मौका दिया जाएगा, अब इतने साल में आप हम्म। जो भी करना हो कर लीजिए। तो हम्म। उस हिसाब से रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता है, मतलब जब तक टाइम मिलता है। तो हम्म। और रही बात एग्ज़ाम उग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का यही नज़रिया है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 19 की वैकेंसी है और 22 चल हम्म। रहा है सर। तो अभी हम्म। तक कोई मतलब ये नहीं डिसाइड हो पाया है कि जो है कि ये एग्ज़ाम होगा कैसे? सीबीटी एक ही सीबीटी मतलब कि टेस्ट करा के होगा कि 2 टेस्ट करा के होगा? पहले तो परी वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, पहले हम्म। वैकेंसियों के लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर जो है हम्म। वैकेंसियाँ आती हैं तो फिर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम के लिए परेशान होना पड़ता है। फिर जब हम्म। एग्ज़ाम होता है तो एनटीपीसी जैसा अभी आपने देखा मतलब कि सीबीटी 1 में कि कहते हैं 20 लाख गुना को क्वालीफाई कराएँगे, कराते हैं 10 लाख गुना लगभग लड़कों को। और उसमें भी हम्म। ऐसा क्वालीफाई कराए हैं कि मतलब कैंडिडेट के अलावा मतलब कोई कुछ समझ ही नहीं सकता किस हिसाब से ये लोग क्वालीफाई कराए हैं। तो यही सब है, हम्म। फिर उसके बाद जब लड़के इसका विरोध करते हैं तो जिस तरह से इलाहाबाद में माहौल चलो सब उस हिसाब से माहौल बना दिया जाता है कि जो हम्म। है जो अगर मतलब कि प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको उपद्रवी बता दिया जाता है कि मतलब ये शरारती तत्व हैं, ये हैं, वो हैं। हम्म। और यही सब है, तो फिर उसके बाद जाँच कमेटी गठित होगी, 1 महीने बाद रिपोर्ट देगी। मतलब कुल मिला-जुला के फिर इससे बड़ा टेंशन क्या होगा सर एक स्टूडेंट के लिए। हम्म। 4 साल आपने 2019 में फॉर्म भरा, और अभी हुँ। 4 साल बाद रिजल्ट्स आए। तो ये जो 4 साल हाँ, का वक्त रहा, इसमें 4 साल में फिर क्या करते रहे? सब क्या करेंगे मतलब यही तैयारी रहती है, उम्मीद रहती है कि अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम हम्म। होगा, अब एग्ज़ाम होगा, इसी उम्मीद में लड़के लगे रहते हैं। एक लालच सा रहता है सरकारी नौकरी के प्रति। और ये लॉकडाउन के बाद ही पता चला कि सरकारी नौकरी कितनी ज़रूरी है, जब से 2 साल से लॉकडाउन लग रहे हैं। तो पता चला क्योंकि हम्म। प्राइवेट वाले बेचारों की नौकरी चली गई, जो हम्म। काम चल रहा था सब बंद हो गया, तो इस हिसाब से सरकारी नौकरी का महत्व और बढ़ गया। तो उसी लालच में लड़के लगे रहते हैं, उसी लालच में हम भी हम्म। लगे रहे हैं हम्म। कि होगा एग्ज़ाम होगा।
यही सब है। हम्म। तो रितेश जी, आप मुझे बताइए, जैसा इन्होंने बताया कि वैकेंसीज के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो उसके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो ये जो पूरा होता है, ये मतलब आप लोग कैसे कर पाते हैं ये सब सारी चीज? मतलब बड़ा संघर्षपूर्ण तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन निराशा नहीं होती आप लोगों को? बिल्कुल होती है नहीं सर, ऐसा लगता कि निराशा तैयारी एक। क्या कर रहे हैं, कोई नौकरी आप कर सर लेते? आप सर ये मान के चलिए कि कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें 2-3 लड़के सुसाइड ना करते हो। इलाहाबाद की हाल है ये, बाहर की बात हम नहीं इलाहाबाद कर रहे हैं सर। शहर, यही की इलाहाबाद बात आप शहर बता रहे डेलीगेसियों की सर हम बात कर रहे हैं आपसे। हैं? डिप्रेशन अरे। में आके लड़के इन्हीं कंपटीशन। अभी सर मैं तो मान लीजिए हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, हम यूपी की बात करेंगे तो शिक्षक भर्ती की बात, लड़के जो गए थे लखनऊ तक अपना, कहे थे कि सुपर टेट की जो चीजें हैं जैसे शिक्षक भर्ती दी जाए, जो हम्म। पास वगैरह थे। उसके हम्म। बाद सर जब ये आचार संहिता लगा है, चीजें हो गई कि न्यू वैकेंसी अब रिलीज नहीं होंगी, तो उसमें सर हम्म। धड़ाधड़ दो तीन लड़के, मतलब एक गर्ल्स थी, दो बॉयज थे मेरे नॉलेज में, कि तब से लगा के अब तक 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। उसके पहले लड़के लगातार सुसाइड कर रहे हैं। ये प्रयागराज शहर की बात है सर, मैं आपको विथ प्रूफ अफसोस। ये चीजें दिखा सकता हूँ। हम लोग तो सर बिल्कुल करीब से चीजों को देख रहे हैं। बहुत सर बहुत, मतलब झेल पाना बहुत हम्म। मुश्किल होता है। लड़के डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं, और पॉजिटिविटी तो लड़कों के बीच में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। निगेटिविटी ही बनी रहती है सर। एक एग्जाम के लिए आप मान के चलिए, आप इसी ग्रुप डी की बात ही हम करते हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। 2019 सर, अगर हम्म। हम इसी एग्जाम के लिए लगे रहे लगातार, ये मन में था कि चीजें हैं तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी। ऐसा लगता था कि हम्म। इसमें हम मेरा अवसर हो सकता है। अगली बार मात्र 1 नंबर से हम छटे थे, मात्र 1 नंबर से। हम्म। तो हमको ये था कि नहीं, अगर कुछ ना हुआ तो ये चीजें हो जाएंगी, और जितना जल्दी होंगी उतना मेरे लिए फायदा रहेगा। लेकिन हम्म। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है 2019 से आज आप मान के चलिए चौथा साल चल रहा है, ये चीजें नहीं हो पाई। एग्जाम अंतवा गत्वा सर ये हुआ कि इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नाम मात्र वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप हम्म। स्टेट की वैकेंसी, अगर हम स्टेट का देते हैं, स्टेट में आप चले आइए। स्टेट में देते हैं सर, हम लोग का जैसे इनका, जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया, इनका टेक्निकल भी है, तो हम्म। हमारा नॉन टेक सिर्फ है। हम लोग सिर्फ यूजी हम्म। किए हैं और पीजी किए हैं। तो हम हम्म। जिस चीज के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे, उसी में तो हम फॉर्म डाल सकते हैं या उसी की परीक्षा दे सकते हैं। तो सर हम्म। हम लोग के लिए काफी कठिन हो जाता है। आप लेखपाल की बात करिए, रीजनल में बात कर रहा हूँ राज्य की। आप लेखपाल की बात करिए कि 2017 में जब से सरकार आई थी, 2017 से ही सरकार या फिर जो है बताई गई कि इतनी भर्तियां समूह ग के लिए खाली है, जो यूपी ट्रिपल हम्म। एस सी जो है वैकेंसीज कंडक्ट करवाती है। तो हम हम्म। लोग को लगा कि लेखपाल की भी आएगी। और सिलेबस, हम लोग सिलेबस पहले तय करते हैं कि आखिर लेखपाल का सिलेबस क्या है, और अगर हम ग्रुप डी की तैयारी के लिए है तो उसका सिलेबस पैटर्न क्या है। जो चीजें कॉमन हम्म। रहती है उस पर कम समय देते हैं, जो चीजें थोड़ा सा अलग रहती हैं उसको हम, जो हम्म। चीजें कॉमन रहेंगी उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे, जो अलग रहेंगी उस पर थोड़ा समय देंगे, अपना जो टाइम टेबल पढ़ने का बनाते हैं। तो इस हिसाब से तैयारी मैं चलती है। एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं बस जी समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। आपने ये बताया कि एक अनुमान होता है कि लेखपाल की वैकेंसी आ सकती है, और उस जी, अनुमान के आधार पर आप तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू कर देते हैं सर हम लोग। क्योंकि सर अब बिल्कुल। बताएं, आपको 2011 से ही आया है, तो उसके पहले जब लेखपाल की वैकेंसीज आई थी तो हम उसमें थे। उसमें भी कुछ ही नंबर से मेरा रुका था, तो ये उम्मीद रहती है। और सर ये थोड़ा चीजें रहती हैं कि गांव से जुड़ी हुई चीजें, हम लोग किसान परिवार से हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इसमें हम कुछ कर पाएंगे, अपना सामर्थ्य दिखा पाएंगे, चीजों को हम सिस्टम को थोड़ा सुधार सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिकली जॉब रहेगा, तो थोड़ा सा जैसे लेखपाल को हम्म। लेके हम लोग के अंदर क्रिएटिविटी बन जाती है पहले से। और कुछ मित्र हैं जो हो हम्म। चुके हैं, तो ये भी देख के हम्म। लगता है, वही बताते रहते हैं कि नहीं वैकेंसीज आएंगी, यूपी ट्रिपल एस सी में वैकेंसी खाली है। अब 2017 से आज 22 हो गया, चुनाव आ गए, लेकिन अब जाके पेट का जो है एग्जाम करवाएं, कहें कि यूपी ट्रिपल एस सी में पेट का एग्जाम होगा, उसके बाद जो उसको क्रैक करेगा उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी से जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप बैठ सकते हैं। हमने पेट का एग्जाम हम्म। दिया, पेट में ठीक ठाक मार्क्स आए, 92 परसेंटाइल हमारा बना।
उसके बाद अब वैकेंसी की हालत ये है कि फिर भी यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी नहीं आई। लेखपाल का सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ और एक सिर्फ मिनट मैं एक आपको एक चीज समझने के लिए मैं रुकूंगा। आपने जो पेट की बात की, तो जी ये जो है आपके लिए जो पेट का एग्जाम निकाला गया एक तरह का एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, एक स्क्रीनिंग है हाँ कि जो जी इसको सर, क्वालिफाई कर लेंगे वही फिर उन वैकेंसीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाँ यूपी तो यूपी क्या ट्रिपल एससी से जो परी तो ये जो स्क्रीनिंग हुई होगी इसके लिए भी आपको पैसे लिए गए होंगे, फॉर्म भरवाने के, फिर बिल्कुल एग्जाम सर, कंडक्ट कराने के? बिल्कुल बिल्कुल सर। और सेंटर भी हम्म काफी दूर गया था, हम लोग वहाँ एग्जाम देने गए अपनी सुविधाओं से, हम्म उसके बाद फिर वहां से हम्म वापस आना। और फिर उसके बाद अब मान के चलिए 2017 में ये चीजें थी, हम लोग के नॉलेज में था, हम्म और ये समाचार हम्म पत्रों में ये चीजें निकाली गई कि यूपी ट्रिपल हम्म एससी से वैकेंसीज खाली है और वैकेंसी आ सकती हम्म है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आज 22 आ गया सर, एग्जाम नहीं हुआ। अब बताइए कि हम्म परीक्षाओं की नियमावली सर कब, ये सर ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में ये सब सारी चीजें हैं। परीक्षाओं की नियमावली हाँ सर हम जब से 2011 के बाद, जब से हम कंपटीशन की एग्जाम तैयारी देने लायक हुए हैं, तभी से हम हम्म आपको बता रहे हैं कि बहुत हम्म अनियमितताएं परीक्षा को लेके हुई हैं, चाहे वो जो एग्जाम रहा हो। हम्म ये चीजें हम्म सर, ये चीजें जो है बहुत अंदर से एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के लिए सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। चीजें हम्म समय पे नहीं हो रही, हम तैयारी किए जा रहे हैं, तैयारी किए जा रहे हैं, और नहीं हो रही हम्म चीजें समय पे। हम्म तो सर ये सब चीजें जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर। हम्म। एक ये मिनट के लिए सब मैं चीजें। होल्ड करूंगा। हाँ, मैं आ गया हूँ। तो एक और साथी हमसे जुड़े हैं, ब्रजेश। यस सर। आ, ब्रजेश, हमने जी सर। हालांकि हमने काफी बातचीत कर ली है ओके सर। रितेश और धर्मेंद्र के साथ। जी सर। जी आप सर। एक मतलब हम अभी जो चर्चा कर रहे थे, हम इस विषय पे बात कर रहे थे कि जो तैयारी करना, परीक्षाएं देना, फिर परीक्षाओं का नतीजा ना आना, आना भी तो बहुत दिनों बाद आना, उसके बाद फिर यस प्रोटेस्ट सर। और ये सारी चीजें, एक जो छात्र है उसके लिए कितना मुश्किल होता है, कितना निराशा भरा होता है। तो आप अपने अनुभव इसमें बताइए। आप भी लंबे समय से मेरी मुझे लगता है तैयारी कर रहे होंगे इलाहाबाद में। आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दीजिए और अपने अनुभव इसके बारे में बताइए। कैसा मतलब इलाहाबाद में रह के तैयारी करना और भी ये जो जो कुछ हो रहा है उसको इस तरह से देखना है, कैसा आपके लिए ये सब रहता है? सर मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ, इलाहाबाद में 5 साल से रह रहा हूँ सर। और हम्म एनटीपीसी का मैं पिछली बार भी मेंस दिया था सर, और इस हम्म बार भी रेलवे का पेपर दे रहा हूँ। तो रेलवे के साथ सबसे बड़ी समस्या हमको ये फील होती है सर कि ये सबसे मतलब इसका ड्यूरेशन जो है एग्जाम का, और जो पेपर का पैटर्न है सर, पैटर्न तो ठीक है, लेकिन जो डे ड्यूरेशन 3 साल 4 साल 5 साल जो समय लग जाता है सर, इससे हम्म हम लोगों को थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होती है सर। इतना फाइनेंशियली घर से सपोर्ट अगर ना मिले आदमी तो क्या करे? इन लोगों को 1 हम्म साल में जो वैकेंसी फाइनल करानी चाहिए 2 साल में, 4 साल 5 साल लग जाता है सर, हम्म ये बात होती है। और फिर हम्म 4 साल में पेपर मान लीजिए करवा रहे हैं, तो उसके बाद में फिर कोर्ट में मैटर चला जाता है छोटे-छोटे इश्यू को लेकर के। और हम्म वहाँ जो बोर्ड में बैठे हुए सर लोग हैं, सब एजुकेटेड पर्सन है, फिर इस तरीके से रिजल्ट जारी करना सर, हम्म। तो ये हम आपने लोगों ये के जो फेवर में नहीं है ना। जो अब अभी जैसे एग्जाम मेरा बताइए। जैसे मैंने एग्जाम दिया था सर, तो मुझसे जिन बच्चों का नंबर कम था, राम मार्क्स जिन बच्चों का कम था, उन बच्चों हम्म का नॉर्मलाइज करके 20-20 नंबर बढ़ा है सर, और हम लोगों का 10 नंबर बढ़ा के 0.6 से रोक दिया गया है। तो मैं ये ये क्या जानना चाहता मतलब हूँ सर, मैं ये जो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? नॉर्मलाइज करके 20-20 नंबर बढ़ाया गया? यस सर, जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है ये किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता, यहाँ तक कि टीचर को भी नहीं पता है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करती है रेलवे बोर्ड सर। अब तो ये नॉर्मलाइजेशन है में क्या? किसी का 2 नंबर, नॉर्मलाइजेशन है क्या? नॉर्मलाइजेशन क्या, वही किस चीज को कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन में सर बच्चों का जो नंबर होता है रॉ मार्क्स, जैसे एक रॉ मार्क देते हैं, सर एक होता ये है नॉर्मलाइजेशन ना मार्क देते कि हैं। हाँ, सर एक मिनट मैं ठीक है, ये बताइए। बताऊंगा हाँ, कि जैसे सर ये होता है कि एग्जाम्स रेलवे की 2-2 महीने चलती है, 60-60।
तो अब 60 दिन सर एक ही पेपर तो देते नहीं है, बदल बदल के पेपर दिया जाता है। और डेली लड़के जो बैठते हैं, किसी दिन पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा कुछ टफ रहेगा, किसी दिन पेपर का स्टैंडर्ड कुछ हार्ड रहेगा। तो इसी हिसाब से क्या करते हैं, एक आपका एक्चुअल मार्क रहेगा। जैसे हो सकता है हम परीक्षा दिए, मेरा 70 नंबर आया 100 में, और ब्रजेश जी परीक्षा दिए, इनका मान लीजिए 68 नंबर आया, 2 नंबर मुझसे कम आया, इनका दूसरे दिन एग्जाम था। तो मेरा 70 नंबर से पता लगा सिर्फ 75 हुआ है, लेकिन ब्रजेश जी का 68 नंबर से 80 नंबर हो गया नॉर्मलाइज होके, ये प्रोसेस और वही है सर। फाइनल माना अच्छा, जाएगा जो ना। मतलब जी ये सर, ये एवरेज करते हैं वो। एवरेज का पेपर कितना कठिन था, कितना आसान आसान था, इसका एक ये एवरेज करते हैं। लेकिन सर इनको एक ग्राउंड लेवल पर डाटा देना चाहिए कि हम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है, बच्चों को समझ में आना चाहिए वो चीजें ना। अच्छा, इसकी जब बच्चे मतलब कोई सेटिस्फाई नहीं होंगे ट्रांसपेरेंसी तो भी फिर नहीं है, कोई नहीं ट्रांसपेरेंसी भी सर, नहीं है कि ये नहीं इसकी कठिन और कोई, आसान का क्राइटेरिया क्या है इनका? नहीं कोई सर नहीं है ऐसा। अच्छा। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सर स्टूडेंट से लेकर टीचर तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसी को लेकर के टीचर लोग तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये अब मतलब ब्रजेश जी, यस मैं सर। माफ़ी चाहूँगा, आप देर से कार्यक्रम से जुड़े और काफ़ी समय तक हम लोग बातचीत कर चुके हैं, इसको अब ख़त्म भी करेंगे हम। लेकिन मुझे जो पूरी बातचीत से आप लोगों के समझ में आया कि ये जो समस्या है, ये किसी मतलब ये एक परत या दो परत की समस्या नहीं है, बहुपरती समस्या है और बहुत गहरी समस्या है, और इसमें स्टूडेंट्स कई लेवल पे परेशान हैं। जैसा कि रितेश ने बताया कि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, एक एग्ज़ाम आज वैकेंसी आती है और उसका एग्ज़ाम कुछ 2 या 3 साल बाद होता है, फिर रिजल्ट्स आने में भी लंबा समय लग जाता है। और एक और जो बात सामने आई कि आप लोग अनुमान के आधार पर भी तैयारी करते हैं, और एक और बहुत ज़्यादा दुखद बात सामने आई कि निराशा में स्टूडेंट्स आत्महत्या तक करते हैं। मतलब ये बहुत ही गहरी समस्या है, और कल हमने बातचीत की थी और उसमें हमने ये बोला भी था कि ये जो प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। इस पूरी पूरी जो स्टूडेंट्स की समस्या है, जो उनके अंदर गहरी निराशा है, जो व्यथा है, ये इसकी बहुत एक झलक भर है बस। और ये वास्तव में ये इस समस्या को किसी भी सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसकी युवा और रोजगार ही होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारी सरकारें अभी अलग अलग मुद्दों में उलझी हुई हैं, फंसी हुई हैं। रितेश, धर्मेंद्र, ब्रजेश, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमसे बातचीत की। हम थैंक यू आगे भी सर। इकट्ठा होंगे और आप लोगों के मुद्दों पर, आप लोगों की समस्याओं पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।